हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोज स्टडी पॉइंट में। तो करंट अफेयर की मई महीने की हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले एक क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, तो जिन साथियों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है देख लीजिए, क्योंकि आज भी हम बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले सभी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि अब क्लासें हमारी आती रहेंगी करंट अफेयर की और मैथमेटिक्स की। तो जिन साथियों को करंट अफेयर और मैथमेटिक्स पढ़ना है वो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो ऐसे ही देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए, आज की क्लास का जो पहला सवाल हमारा है वो देखते हैं कौन सा सवाल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है। हाल ही में 57 वर्ष की आयु में निधन होने वाले विजय कुमार का संबंध किस खेल से है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जो विजय कुमार हैं 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट किस लिए है आगे बताऊंगा अभी आपको। पहले इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोल्फ से। अगर बात करें हम लोग, तो विजय कुमार प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं कि हाल ही में विजय कुमार का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था। तो क्या बता दोगे? गोल्फ। उनका मात्र 57 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से क्या हुआ, भी निधन हो गया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2002 में इंडियन ओपन का खिताब हासिल करना था, ये भी याद रखना। वे अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे और 4 बार ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी तुम याद रखना। और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये सवाल आपका बन सकता है। तो ध्यान रखना, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका, याद रखना। तो क्या नाम है इनका? विजय कुमार का संबंध किससे था? गोल्फ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी आप जानते हो कि हमारे देश की मीडिया का स्थान क्या है ना, और बातें क्या करने में लगे हैं ये लोग। तो 3 मई को हम क्या मनाते हैं भाई? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया का स्थान है वो कौन से नंबर पे है? 157। यानी कि भारतीय मीडिया यानी कि पत्रकारिता में हमारी रैंक क्या है? 157 है। तो ध्यान रखना। और मनाते कब है इसको? तो 3 मई को मनाते हैं। देखिए, कब मनाते हैं? 3 मई को। थीम क्या है इस बार की? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकारों, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो ये इतनी बड़ी थीम है, याद रखना आप लोग, क्योंकि कई बार थीम आपसे पूछी जाती है। और यहां तक तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को कि शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना। यह दुनिया भर में मीडिया की आजादी के महत्व को बढ़ाता है और यह दिवस पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए है। और शुरुआत की बात करें तो कब से हुई है? वर्ष 1994 से हुई है। और 2026 में भारत की रैंक 157 और पहली रैंक किसकी है? नॉर्वे की। यानी भी नॉर्वे की जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो नंबर 1 पे है। और जहां तक बात करें भारत की, तो 157 भी है। यानी कि हमारी रैंक इतनी खराब है कि पाकिस्तान की रैंक 153 है, जो हमसे अच्छी है। आप समझ सकते हो कि हमारी मीडिया कहां पर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देश का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बासमती और आपका जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये साथी होगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लोग। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ये की गई है। तो ये भी याद रखना, कहां पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। इस परियोजना के लिए 70 साल के पट्टे लीज समझौते के तहत 8 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका? बासमती चावल के पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना। इसके अलावा किसानों को जैविक खेती की आधुनिक तकनीकें सिखाना भी इसका अहम लक्ष्य होगा। तो ये सब क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं। उसके अलावा बात करें कि चावल में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। तो ये 3 राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, डिप्टी गवर्नर अलग होते हैं, गवर्नर अलग होते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब उन 4 में से एक की नियुक्ति की गई है, उनका नाम है रोहित जैन। किनकी? रोहित जैन की नई नियुक्ति की गई है। तो नाम रोहित जैन हो गया। नियुक्ति की बात करें तो 3 मई 2026 को इनको नियुक्त किया गया है। उसके अलावा कार्यकाल रहेगा इनका साथियों 3 साल। और डिप्टी गवर्नर के पद पर रोहित जैन ने टीवी
या टी रविशंकर का स्थान लिया है? तो इनसे पहले कौन थे? टी रविशंकर, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। रोहित जैन आरबीआई में ही क्या थे? पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय इसका कहां पर है? मुंबई में है। अगर पूछ लें आप लोगों से इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण ये सवाल भी एग्जाम में आता है, तो 1 जनवरी 1949। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो ध्यान रखना। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के 26वें गवर्नर इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। और बात करें अन्य डिप्टी गवर्नर के, तो स्वामीनाथन जानकीरमन, पूनम गुप्ता और श्रीश चंद्र मुर्मू हैं। तो ये 3 जो हैं। चौथे कौन हो गए? रोहित जैन। तो इस तरह से आरबीआई के अंदर 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं, स्थापना याद रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मुख्यालय मुंबई है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवाद 2025 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखना आप लोग, संवाद ये कहां पे किया गया है? गोवा के अंदर किया गया है। कहां पे किया गया है? गोवा के अंदर। राज्य की बात करेंगे तो गोवा। आयोजन हुआ था 27 से 29 अप्रैल 2026 को। इसकी थीम की बात करें तो भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुनिश्चित कराना। तो बहुत बड़ी सी थीम है, लेकिन मोटा मोटा याद रख लेना आप लोग। इसका आयोजन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा किया गया है। मुख्य उद्देश्य देख लीजिए इसका, कि भारत के साइबर सुरक्षा ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करना है। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि संवाद बैठक का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य याद रखना आप लोग, साइबर सुरक्षा ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। इसका समिट कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त प्राय इंडियन स्कमर पक्षी के संरक्षण के लिए किसे विल्टी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किनको मिला? अभी ये मिला है परवीन शेख को। किनको मिला है? परवीन शेख को ये पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख ने वन्य जीव संरक्षण कार्यों के लिए 2026 का प्रतिष्ठित विल्टी पुरस्कार जीता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, किसी ना किसी एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा ये सवाल आपका। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर पक्षी को बचाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो इस पक्षी का नाम भी आप याद रख लेना। चलो उद्देश्य की बात करें तो गंगा बेसिन के प्रयागराज क्षेत्र में उनके समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल को और अधिक विस्तार से देना है। समारोह लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में आयोजित किया गया था। तो इसीलिए क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और किनको मिला है? तो परवीन शेख को यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना। और उन्हें यह सम्मान ब्रिटिश राजघराने की राजकुमारी एनी द्वारा प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय स्मीकर पक्षी की वैश्विक आबादी का 90% से अधिक हिस्सा केवल भारत में ही पाया जाता है। तो 90% ये पक्षी भारत में पाया जाता है। अगर बात करें तो लगभग 3000 पक्षियों के बराबर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। आगे जाओ। परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बनने जा रहा है? यानी कि इससे पहले 32 देश और ये काम कर चुके हैं, अब 33वां देश कौन सा बनने जा रहा है साथियों? तो उसका नाम है बांग्लादेश। तो हमारा पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान है। तो परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बनने जा रहा है बांग्लादेश। ठीक है, तो देश का नाम याद रखना बांग्लादेश, और विश्व का 33 देश ये बनने जा रहा है। और वहां रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये संयंत्र आपसे पूछ लेगा, तो याद रखना आप लोग कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, यह संयंत्र रूस के सहयोग से तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सहारा किसने दिया है, यानी कि मदद किसने की है? तो रूस ने की है। कुल बिजली उत्पादन का लक्ष्य, ये क्षमता कह दो आप लोग, 2400 मेगावाट है। और यह संयंत्र अकेले बांग्लादेश की कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 10% पूरा करेगा। यानी कि जितनी भी एनर्जी उनको चाहिए उसका 10% ये अकेला कर देगा बांग्लादेश के अंदर। राजधानी इसकी ढाका है बांग्लादेश की, और मुद्रा यहाँ की क्या है? टका है। तो याद रखना आप लोग, अगर पूछे राजधानी क्या है इसकी, तो राजधानी बांग्लादेश की ढाका है। और बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा साथियों इसकी है आपकी टका।
बांग्लादेश की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। आगे चलते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF परिषद का नया अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया भाई? तो ये किया गया PV सिंधु। तो इनके बारे में जानते हो सब लोग, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे लेवल की। तो PV सिंधु यानी कि भारत। कार्यकाल की बात करें 3 वर्ष कार्यकाल रहेगा और 2026 से लेकर 2029 तक। 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना आप लोग। 2020 के टोक्यो ओलंपिक आयोजित 2021 में हुए थे, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। यानी कि लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी कौन है? यही है PV सिंधु। और वे ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट भी हैं। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम याद रखना, तो पुरसला वेंकटा सिंधु। तो कभी कभी आप लोगों से जो प्रसिद्ध खिलाड़ी वगैरह होते हैं, या तो उनके उपनाम या फिर उनका पूरा नाम एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ लेगा। तो PV सिंधु का नाम क्या है? पुरसला वेंकटा सिंधु। और PV सिंधु हैदराबाद की रहने वाली, यानी कि तेलंगाना की। तो तेलंगाना यानी कि हैदराबाद की ये रहने वाली है। चलो आगे आ जाओ। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का बहुचर्चित खिताब किसने अपने नाम किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 बात करें तो इनका नाम हो जाएगा सौरभ कोठारी। क्या नाम है इनका? सौरभ कोठारी। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? भारत के। आयोजन की बात करें तो कार्लो आयरलैंड में हुआ था और फाइनल मुकाबले में सौरभ ने भारत के ही मशहूर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हराया था। यानी कि पंकज आडवाणी को हराने के बाद सौरभ ने ये प्रतियोगिता जीती है और इस जीत के साथ ही उन्होंने लगातार दूसरी बार यह विश्व खिताब अपने नाम किया है। और सौरभ के करियर का यह तीसरा विश्व खिताब है, याद रखना। और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना कि सौरभ कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन से रैंक है? ये मैं बता चुका हूं आपको, 157, यानी कि हमारी जो रैंक है आपकी 157 है। कौन सी रैंक है? 157। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। भारत का स्थान इतना है। जारीकर्ता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है के द्वारा होता है। 2025 में रैंक कितनी थी? 151, यानी कि अब और खराब स्थिति में हम जा चुके हैं। अंजना ओम कश्यप जानते हो सभी लोग, अंजना ओम शर्मा है, कश्यप है, जो भी है, तो बहुत बोलती है वो, तो उनकी रैंक देख लें अपनी एक बार, वो 157, तो वही है। पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे, ठीक है, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर है और एस्टोनिया इसमें तीसरे स्थान पर है। तो या तो अपने भारत की रैंक पूछी जाएगी 157, या किस देश की रैंक सबसे बढ़िया है, तो वो हो जाएगा नॉर्वे, दूसरे पर नीदरलैंड है और तीसरे पर एस्टोनिया। अंतिम स्थान की बात कर ले हम लोग तो 180वां अंतिम स्थान है, इरिट्रिया सबसे लास्ट में है। और पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 87 है, बांग्लादेश 152 है और पाकिस्तान जैसा देश यानी कि 153, यानी हमसे ज्यादा अच्छी पत्रकारिता तो पाकिस्तान बांग्लादेश की है इस समय, यानी हमारी रैंक उनसे भी ज्यादा खराब है। तो हमारे देश की मीडिया देश को जो कहाँ लेकर मानेगी, कुछ पता नहीं। आगे देखिए, भारत के किस राज्य को अपना पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, याद रखना आप लोग। तो वो क्या गया है? सिक्किम को। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिक्किम। तो राज्य हो जाएगा सिक्किम। और यह घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सूर्यकांत जी ने की है। और इसकी घोषणा कब की है? 1 मई 2026 को की गई है। कहां पर की गई है? गंगटोक। कहां पड़ता है? सिक्किम में, राजधानी भी है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और सुलभ बनाना, क्योंकि जानते हैं आप लोग न्यायालय में जो फैसले आते हैं, जो मुकदमे इतने लंबित रहते हैं, तो उनमें कमी करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। पारदर्शी भी होगी, थोड़े तेज भी होंगे और आपके ये सुलभ भी होंगे। जनवरी 2026 में केरल के वायनाड जिले की कलपेट्टा जिला अदालत को भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत घोषित किया गया था। तो अगर जिला आपसे पूछा जाए तो भैया केरल का वायनाड जिला है ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। राज्य पूछ ले तो कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन याद रखना। पाक जलडमरू को महज 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, नाम क्या है इनका? ईशांक सिंह। क्या नाम है? ईशांक सिंह इनका नाम है।
ध्यान रखिएगा। तो ईशांक सिंह रांची झारखंड के रहने वाले हैं ये, और यह कारनामा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के, मात्र 7 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कारनामा किया है तैरकर, ठीक है। और वे इस जलडमरू को पार करने वाले सबसे तेज तैराक भी बन गए हैं। ईशांक ने 30 अप्रैल 2026 को यह सफर पूरा किया और श्रीलंका के तलाइम नन्नार से भारत के धनुषकोडी तमिलनाडु तक की लगभग 29 किलोमीटर की समुद्री दूरी तय की है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है तुम्हारे एग्जाम में आने के लिए। तो ईशांक सिंह ने यह काम किया है, कहाँ के रहने वाले, रांची झारखंड, जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। तो उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम द्वारा यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट तैराक की खिताब से नवाजा गया है। और पाक जलडमरू कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये सवाल जीएस में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पाक जलडमरू कहाँ पर है, तो भारत श्रीलंका के मध्य है। चलो आगे आ जाओ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग 8 मई को। कब मनाते हैं, 8 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8 मई। बात करें कब मनाएंगे, 8 मई। थीम इसकी बार याद रखना, हिडन नो मोर, ठीक है, यानी हिडन नो मोर। शुरुआत की बात करें 1994 में हुई थी और थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया मुख्य रूप से एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। इसके कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। सबसे पहले तो याद रखना, ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, ये एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आ जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या, देखिए, वर्तमान में भारत को दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि देश में 1 लाख से अधिक लोग इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो बहुत प्यारा सवाल है आपका कि थैलेसीमिया राजधानी किसको बोलते हैं, भारत को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भारत को, 1 लाख से अधिक लोग इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। यह एक अनुवांशिक रक्त रोग है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है और माता पिता के द्वारा बच्चों में ये आता है और यह संक्रामक रोग नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में $60 मिलियन का निवेश प्राप्त करने के बाद भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनने का गौरव किस स्टार्टअप ने हासिल किया है। तो किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, स्काई रूट एरोस्पेस ने कारनामा किया है। नाम याद रखना आप लोग। मई 2026 में हुए इस निवेश के बाद इस अंतरिक्ष कंपनी का कुल बाजार मूल्य $1.1 अरब यानी कि 9,000 करोड़ रुपए पार पहुंच चुका है और कंपनी इस धनराशि का प्रयोग अपने आगामी विक्रम फर्स्ट रॉकेट के निर्माण और उनकी लॉन्चिंग की तैयारियों में करेगी। यानी कि जितनी भी राशि इन्होंने इससे कमाई है वो सब कहाँ निवेश करेगी, विक्रम फर्स्ट रॉकेट में और उसके लॉन्चिंग में। इससे पूर्व स्काई रूट एरोस्पेस ने वर्ष 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट बनाया था, विक्रम एस लॉन्च करके भारतीय अंतरिक्ष में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये साथियों आपका अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि क्लास का ये लास्ट सवाल है। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। देखिए, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संघ या देश के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बैटरी रिसाइकलिंग परियोजना की शुरुआत की है। तो किसके साथ की है, ईयू यानी कि यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ये कारनामा भारत ने किया है। तो इस परियोजना के लिए दोनों पक्षों द्वारा लगभग 15.2 मिलियन यूरो करीब 169 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बैटरी कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करना और पुरानी बैटरियों से लिथियम तथा कोबाल्ट, याद रखना, लिथियम और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान खनिजों की रिकवरी करना है। और इस परियोजना के लिए फंड ईयू के लिए होराइजन यूरोप कार्यक्रम और भारत के लिए बाहरी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल क्या है कि भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संघ या देश के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग परियोजना शुरू की है। तो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर शुरू की है। तो साथियों, ये थी हमारी मई महीने की करंट अफेयर की दूसरी क्लास। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं उससे संबंधित सारे फैक्ट और उसके अलावा उनसे संबंधित सारा स्टैटिक जीके मैं आपको कराता हूँ। तो इसी तरह से हम लोग क्लासेस जारी रखेंगे करंट अफेयर की। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि रोद स्टडी पॉइंट, इससे आप लोग जुड़ जाइए। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। जितनी पीडीएफ में पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर की या मैथमेटिक्स की, सब आपको यहीं मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना और साथ ही वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।